नमस्कार, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, कल अपन ने कूलॉम लॉ कंप्लीट किया है ना। कूलॉम लॉ में अपन ने क्या पढ़ा था कल? ये लास्ट अपना स्क्रीन है जो अपन ने कल पढ़ी थी। आज अब इसके आगे है ना, तो कूलॉम लॉ में आगे क्या पढ़ना है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ, यानी कूलॉम लॉ का अब आज अपने को पढ़ना है सदिश रूप। ठीक है साहब, सदिश रूप में मैं डेप्थ नहीं लूंगा, इसमें फालतू में अपने को कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। सदिश रूप को मैं पहले सिंप्लीफाई समझा देता हूँ, फिर उसके अर्थ समझा देता हूँ आपको, है ना। तो सब सदिश रूप में बिल्कुल सिंपल वे में ले रहा हूँ, नॉट एज बुक की तरह नहीं ले रहा हूँ। उसका कोई रीजन है, क्योंकि यहाँ पर किसी टॉपिक को फालतू में फैला देना वो अपने प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है ना। तो आप सिंपल ही समझिए, दो अनलाइक चार्जेस अपन मान लेते हैं, यानी वी जाती है, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो साहब ये Q1 है, इसको मैंने मूल बिंदु पे रख दिया, और ये बिंदु P पर मैंने रख दिया Q2, है ना। इसकी पोजीशन अपन वेक्टर R से बता दें, और यूनिट वेक्टर अपन ने बता दिया R कैप से, क्योंकि अपन ये अज्यूम करके डिसाइड करके चले कि दोनों अलग अलग है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इसका मतलब ये ना समझें कि यही आपको सोचना था, नहीं, आप दोनों को लाइक चार्ज भी मान सकते हैं, यानी दोनों को सेम पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव भी मान सकते थे, क्लियर। पर एक तो डिसाइड करना पड़ेगा। अब सब Q1 के कारण Q2 पर बल, कारण कौन? Q1, बल किस पे देखना है? Q2 पर। तो सब Q1 के कारण Q2 पर बल, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है साहब, क्लियर। तो कारण Q1 है, बल किस पे देखना है? Q2 पे, क्योंकि अपन ने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव माना है, तो Q2 Q1 की तरफ क्या होगा? आकर्षित। तो 1 के कारण 2 पर बल, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी 1 के कारण 2 पर बल वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिस्टेंस या स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच की दूरी, तो R स्क्वायर के बराबर है। अब ये देखो आप, ये अपोजिट टू R कैप है, यानी F12 की अगर डायरेक्शन देखें आप, तो R कैप के विपरीत है। इससे आप यहाँ क्या लिखाएंगे? माइनस R कैप। ये तो हो गया साहब Q1 के कारण Q2 पर बल। इसी प्रकार अगर अपन Q2 के कारण Q1 पर बल देखें, तो Q2 के कारण Q1 पर बल। अब अपन कारण किसे मान रहे? Q2 को, और बल किस पे देखना है? Q1 पे। तो बल देखो Q1 पे, क्योंकि अपन दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव यानी विपरीत आवेश मान चुके हैं। तो Q2 के कारण Q1 पर बल, तो Q1 Q2 की तरफ आकर्षित होगा। तो सब 2 के कारण 1 पर बल वेक्टर फॉर्म में लिख दे, F21 है ना। तो सब वेक्टर फॉर्म में लिख दो, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेशों का गुणनफल बटा बीच की दूरी का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन देखना किधर है? इसकी डायरेक्शन अलोंग विद R कैप है, तो स्वाभाविक है यहां प्लस R कैप आ जाएगा। ये इक्वेशन 2। अब साहब 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 से देखें तो F12 तथा F21 परिमाण में समान हैं। देखें तो दोनों का मान समान, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। अगर आप इसको देखें तो कहीं ना कहीं आपको न्यूटन का तृतीय नियम भी दिखेगा, यानी Q1 के कारण Q2 पर बल अगर क्रिया है, तो Q2 के कारण Q1 पर बल उसकी प्रतिक्रिया है। या अपन यहां पर कह दें कि आवेशों के मध्य बल परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। आप बल का मान निकालना चाहते हैं तो चाहे Q1 के कारण Q2 पर निकालें, चाहे Q2 के कारण Q1 पर निकालें, मान तो सेम ही होगा, दिशा परस्पर विपरीत होगी। ये वेक्टर फॉर्म दिखेगी आपको, है ना। अब मैं आपको सही मायने में वेक्टर फॉर्म लेने का अर्थ समझाता हूं। ये तो ठीक है, जो टॉपिक है उसकी फॉर्मुलेटी अपन ने कंप्लीट कर दी इजी वे में। मैं इसके रियल मीन समझाता हूं, है ना। रियल मीन क्या है? देखो साहब, मैंने इस तरह से
इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखा या कूलॉम फोर्स को लिखा। ये है सब मैग्नीट्यूड यानी परिमाण है ना। तो ये आवेशों के मध्य बल का क्या है साहब, परिमाण। परिमाण है तो दिशा रही, तो इसके अंदर दिशा नहीं। अब दूसरा लिखता हूं, ये मैंने लिखा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस माइनस R के। प्लस माइनस का भी डिसीजन लेके दिखा देंगे आपको, है ना। ये सब सदिश रूप है आवेशों के मध्य बल का। तो ये हुआ सदिश रूप आवेशों के मध्य बल का, है ना। और ये हुआ आवेशों के मध्य बल का परिमाण। जब परिमाण लेंगे तो डेफिनेटली उस समय दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, यह दिशा परिमाण के साथ नहीं आती, है ना। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए आप ये जानते हैं, तो इसको जानने पर मैं आपसे बल का मान पूछ सकता हूं। इस फॉर्म से, इस रूप से मैं आपसे दिशा नहीं पूछ सकता हूं। तो जब अदिश रूप होगा यानी बल परिमाण के रूप में लिखा होगा, तो आपसे केवल मान पूछने की ही अपेक्षा की जा सकती है। आपसे उस समय दिशा पूछना पॉसिबल नहीं है ना। तो जब भी किसी बल का हम अदिश रूप लेते हैं तो दिशा साइलेंट हो जाती है, यानी दिशा प्रेक्षित नहीं होती, है ना। अब इधर आओ, सदिश रूप से आप बल का मान तो बताएंगे ही, ये तो आपको दिख भी रहा हो। इससे आप बल की प्रकृति और दिशा भी बता सकते हैं, प्रकृति व दिशा। कैसे सब, तो शॉर्ट में समझें, जो आपको याद रखना, सीधी सी बात, आप तो ये शॉर्ट वाली बात याद रखें। अगर कोई बल का सदिश रूप लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से सुने आप, है ना। किसी बल का सदिश रूप लिखा है और उसकी डायरेक्शन या उसका वेक्टर फॉर्म में अगर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो आप समझ जाओ वह प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। बस इतना सा याद रखो। अगर आप बल को सदिश रूप में लिख रहे हो और बल के सदिश रूप में माइनस चिन्ह आता है सदिश रूप में, तो आप समझ जाइएगा कि आप बल की प्रकृति बता रहे हो, और वो बल की प्रकृति क्या है, आकर्षण। आपने गौर किया होगा 11th में गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते यानी सदिश रूप में लिखते, तो गुरुत्वाकर्षण बल में सदैव क्या लगना चाहिए था, माइनस चिन्ह। क्यों लगना चाहिए था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या है, आकर्षण, और जिस बल की प्रकृति आकर्षण होगी उसके सदिश रूप में माइनस चिन्ह होगा। क्लियर। यही कारण है कि अगर आप गौर करते हो 11th को, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को, तो उसमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक है। उसमें सभी चीज, विद्युत विभव भी ऋणात्मक आता है, विद्युत स्थिति गुरुत्वीय वो भी ऋणात्मक आता है, गुरुत्वीय स्थिति भी ऋणात्मक आती है। तो आप कभी गौर करना कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, गुरुत्वीय त्वरण को छोड़ दो, गुरुत्वीय त्वरण अपने दिशा से दिखाई नहीं था। अगर गुरुत्वीय त्वरण को भी दिशा से दिखाते तो वहां भी माइनस चिन्ह आना था, ठीक है साहब। लेकिन गुरुत्वीय क्षेत्र को दिखाया अपन ने दिशा से, है ना। गुरुत्वीय भव और गुरुत्वीय स्थिति हो जाए तो अदिश राशि है। लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि वहां आपने देखा होगा चैप्टर में माइनस 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 बहुत जगह दिखेगा। तो माइनस माइनस दिखने का कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति सदैव क्या है, आकर्षण। अब जब बल की प्रकृति आकर्षण है तो गुरुत्वाकर्षण बल में माइनस चिन्ह रहेगा, और ये माइनस चिन्ह हर फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का हर सूत्र ऋण चिन्ह लिए हुए है। क्लियर होगी बात, है ना। अब आगे चलते हैं।
अब ये तो अपन ने कर लिया कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट अपने को सदिश रूप के बाद गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का कंपैरिजन, एक छोटी सी तुलना, समानता असमानता, ऐसा कोई बहुत बड़ा है ना। तो साहब ये तो आप लिखें जैसे विद्युत बल 1/4πε0 Q1 Q2/r², वेक्टर फॉर्म लिख दें तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण या प्रतिकर्षण, विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकती है, इसलिए मैंने प्लस माइनस दिया। अब इधर मैं लिख देता हूं गुरुत्वाकर्षण बल, खटाखट अपने को इसमें दोनों का तुलना करना है, कोई ज्यादा है ना। अब मैं सारी बातें बोलने लगा। पहले आप देखें इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, है ना। तो देखो सब, पहली समानता, पहली जो समानता है, दोनों के दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी दोनों में अपोन में दूरी का स्क्वायर है, चाहे वो विद्युत बल हो चाहे वह गुरुत्वाकर्षण बल हो। पहली समानता होगी। अब समानता नंबर 2, दूसरी समानता ये है कि दोनों के दोनों केंद्रीय बल हैं, दोनों के दोनों केंद्रीय बल हैं, और केंद्रीय बल सदैव क्या होते हैं, सदैव संरक्षी होते हैं। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल दोनों केंद्रीय बल हैं और केंद्रीय बल सदैव संरक्षी होते हैं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तीसरी समानता देखें साहब, है ना। तीसरी समानता में आपको और क्या चीज दिखती है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ये लिख ही दिया, इसमें पहले में व्युत्क्रम वर्ग केंद्रीय बल। अब तीसरी समानता, है ना। तीसरी समानता अगर आप देखेंगे तो ये दोनों बल की न्यूनतम परास नाभिकीय परास के बराबर, यानी 10⁻⁻15 मीटर, यानी नाभिक में ये दोनों बल एप्लीकेबल नहीं है, नहीं लगाए जा सकते। तो दोनों बलों की न्यूनतम परास 10⁻⁻15 है और दोनों बलों की अधिकतम परास अनंत है, क्योंकि अगर मैं r बराबर अनंत रख देता हूं तो गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो सब दोनों बलों की मिनिमम या न्यूनतम परास नाभिकीय परास है और दोनों बलों की अधिकतम परास अनंत होती, यानी दोनों अनंत तक प्रभावशाली है। क्लियर साहब, फॉर्मूलों से दिख ही रहा, r बराबर अनंत तो f बराबर 0। ये समानताएं। अब असमानताएं देख लें साहब, असमानताएं, है ना साहब। असमानताओं में क्या है उसको भी गौर कर लें। असमानता में पहली असमानता तो ये है कि विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण व प्रतिकर्षण हो सकती है। आकर्षण तो माइनस और प्रतिकर्षण प्लस। अपन ने पहले डिस्कस कर भी लिया कि समान प्रकृति के आवेश है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकृति के आवेश है तो उनके मध्य आकर्षण होगा। ठीक है, तो विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है, पिंडों के मध्य प्रतिकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण बल प्रतिकर्षण बल नहीं हो सकता। ये भिन्नता है। लास्ट दूसरी भिन्नता जिसके कारण अपने को कल या पिछले एपिसोड में इतना लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जी का मान कोई से भी पिंड हो, कोई सा भी माध्यम हो, सदैव इतना ही रहेगा, 6.67 × 10⁻11। लेकिन विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। निर्वात में तो ठीक है आप ε0 लिख दोगे, लेकिन अगर जैसे आपने निर्वात से हटाया तो फिर आपको वहां पर ε0 की जगह एप्सिलॉन रखना पड़ेगा, यानी माध्यम की विद्युतशीलता रखनी पड़ेगी, जिसके बारे में पिछले अपन लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती है ना। तो बच्चों ये
इस बात को समझाने का एक इस टॉपिक को लेने का एक कारण ये भी समझ लो कि इस चैप्टर की बहुत ज्यादा समानता गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से है। ठीक है ना। अब आगे की बात, आगे सब अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों क्रिएट हुआ, क्या वजह है, तो वो एक छोटा सा सिंपल सा कारण है जो अभी आपके सामने रख दिया जाएगा, है ना। जैसे मान लो एक सिस्टम है जिसमें बिंदु आवेश खूब सारे हो सकते हैं, है ना। जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऐसे Qn है। खूब सारे बिंदु आवेश एक निकाय में हो सकते हैं। अगर मान लो इस स्थिति में मैं आपसे कहूं बिंदु QP पर एक मैंने Q0 आवेश रख दिया, है ना। अब इस Q0 आवेश पर परिणामी बल बताओ। अब आप इस बात को जानते हो कि कूलाम का नियम अगर आप काम में लोगे तो कूलाम का नियम तो एक समय में दो ही बल अलाउ करता है। जैसे मान लो 1 के कारण या 0 पर 1 के कारण, है ना, ये डिस्टेंस अपन ने मान ली r01, है ना, ये यूनिट वेक्टर अपन ने मान लिया r01 के, तो आप लिख दोगे सब ये 0 पर 1 के कारण फोर्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों का मल्टीप्लिकेशन Q1 एंड Q0, दोनों के बीच की डिस्टेंस 0,1 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। मैं आपसे पूछूं Q2 के कारण Q0 पर फोर्स कितना है, तो आप भाई 0 पर 2 के कारण फोर्स, ये डिस्टेंस अपन अज्यूम कर लेते हैं r02 और इधर यूनिट वेक्टर दिखा देते हैं r, है ना, तो इधर अपन यूनिट वेक्टर दिखा देते हैं r02 के। ठीक है, यहां मैं आपसे कहूंगा तो 2 के कारण 0 पर आप फोर्स दिखा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इंटू Q2 r02 का स्क्वायर r02 के। अगर मैं आपसे nth में आवेश के कारण बल पूछूंगा तो आप इसको 0 पर n में बल, n में आवेश के कारण बल, ये डिस्टेंस अपन ने अज्यूम कर ली r0n, है ना, तो आपसे ये कहा जाएगा तो आप 0 पर n में आवेश के कारण बल दिखा देंगे साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 एंड Qn दोनों के बीच की दूरी ये 0n का स्क्वायर, है ना, और इस दिशा में अपन ने यूनिट वेक्टर मान लिया r0n कैप, है ना, तो आपने यहां कह देना है r0n कैप। तो सब आप इस बात को तो जानते हो कि हर अकेले आवेश के कारण P पर बल कूलाम के नियम से निकाला जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने आपसे हर अकेले आवेश के कारण बल थोड़ी पूछा है, मैंने तो आपसे निकाय के कारण Q0 पर परिणामी बल पूछा है। अब इस परिणामी बल को कौन बताएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत बताएगा। ठीक है बच्चों, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है उस बात को सुनो। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी अकेले आवेश पर परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होता है। यानी Q0 पर परिणामी बल, देखना ध्यान से, है ना, परिणामी बल किससे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो परिणामी बल 0 पर Q1 के कारण, 0 पर Q2 के कारण, 0 पर Qn के कारण बल के सदिश योग के बराबर, बस यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है।
बिंदु आवेशों के समूह के कारण किसी अकेले आवेश पर परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले, स्वतंत्र रूप से लगने वाले कूलाम बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q0 पर परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले कूलाम बल का सदिश योग के बराबर। अब आप F01 की वैल्यू रख दीजिए, F02 की रख दीजिए, F03 की रख दीजिए, F0n की रख दीजिए। तो सर ये अध्यारोपण का सिद्धांत है जो उस समय बल की गणना करवा देगा जबकि आपके पास बहुत सारे बिंदु आवेश हों। अब बच्चों क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत आपने 11 में तरंग में भी पढ़ा है, तरंग चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी 2-1 बार आएगा, तो मैं बार बार इसको क्यों लूं। आप इसको एक मोटे तौर पर समझ लो कि अध्यारोपण का सिद्धांत एक प्रकार से जोड़ प्रक्रिया है ना, जो जोड़ना सिखाता है। और जो या यूं कहता उसका मैसेज है कि टोटल या रिजल्टेंट प्रत्येक के कारण योग के बराबर हो। तो मैं इसको बार बार बोलने वाला नहीं हूं। अब मैं इस अध्यारोपण के सिद्धांत को एक न्यूमेरिकल से आपको समझाता। तो अपने एक पंथ दो काज जाएगा। एक पंथ दो काज का मतलब कूलाम लॉ को भी यूज करना सीख जाएंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत भी अपन पढ़ लेंगे, अभी सीख लेंगे हाथ के हाथ। तो और एक न्यूमेरिकल की जगह न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम का नियम, ये सब छोटी छोटी बातें मैं आपको एक न्यूमेरिकल से समझाता हूं। अब न्यूमेरिकल क्या है साहब, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस ले ली है ना, सरल रेखा भी कह सकते हो आप। ये मूल बिंदु, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और ये 16 सेंटीमीटर, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, मुझे ये चाहिए वो वाले। तो अपन जो सवाल करने जा रहे हैं वो सवाल क्या कहता है, अब आप उसकी तरफ फोकस होइए, गोल। ये बिंदु एक सरल रेखा पर या एक्स एक्सिस पर सीधे सीधे कह दो 0, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, मतलब 5 पॉइंट है। यहां पर सब जगह एक ही मान वाले आवेश यानी 20 माइक्रोकूलम, तो सब जगह 20 माइक्रोकूलम मान वाले धन आवेश रखें, यानी एक ही प्रकृति के आवेश रखें। 20 माइक्रोकूलम को अपन लिख लें, 20 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। तो साहब यहां पर भी रखा है, यहां पर भी रखा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, सब जगह क्या रखा है, 20 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। यहां तक भी आप समझिए। 2 सेंटीमीटर पर रखे गए आवेश पर परिणामी बल का मान बताओ, ठीक है साहब। अब यहां पर अपने को परिणामी बल बताना है। इस जगह पर मैंने मान लीजिए Q0 रख दिया। अपन जानते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट बोलेंगे तो सब किसके बराबर है, 20 माइक्रोकूलम। यहां रख दिया मैंने Q1, वही 20 माइक्रोकूलम। यहां दिखा दिया मैंने Q2, वही 20 माइक्रोकूलम। यहां दिखा दिया मैंने Q3 और यहां दिखा दिया मैंने Q4। सभी 20 माइक्रोकूलम हैं। आप उनको Q1, Q2, Q3, Q4, Q0 की फॉर्म में न देखें, वो तो इससे के सवाल को बेटर समझना है तो मैंने उनको डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। अब सबको मैं क्यू लिख दूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज। हालांकि अपन जानते हैं ये भी क्यू ही है, 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 ये भी क्यू, क्योंकि सबकी वैल्यू तो क्या है, सेम ही है ना भाई। सबका मान तो अपन 20 माइक्रोकूलम बोल रहे हैं। अब इसका कहना है कि 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश रखा है उस पर परिणामी बल बताइए, ठीक है सब। एक्सेस के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप लिख दें।
आर केप लिख दो, पी केप लिख दो, आई केप लिख दो, जे केप लिख दो। आप जब भी डायरेक्शन दिखाना हो तो किसी को भी केप लगा के लिख दो। एक्चुअली केप लगा के लिख देने से स्वाभाविक रूप से आपकी वैल्यू तो अफेक्ट ही नहीं हो रही, मान तो प्रभावित नहीं हो रहा ना, क्योंकि जिसको आप केप कह रहे हो उसका मान तो क्या होता है, ओनली वन होता है, एक होता है ना, इसलिए मैंने आई केप लिखा। अब सब Q0 पर बल कौन कौन लगाएगा? Q0 पर Q1 बल लगाएगा, समझे? तो देखो Q0 पर Q1 के कारण, है ना, बल, इसको 0 पर 1 के कारण लिख दो, F01 कितना सब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों आवेशों का गुणनफल। अब देखें तो Q1 भी Q ही है यानी 20 माइक्रोकूलम है, Q0 भी Q ही है यानी 20 माइक्रोकूलम, इन दोनों का गुणा करना है तो Q1 इंटू Q0, दोनों Q है तो मैंने क्या लिख दिया Q²। जिनका गुणा किया है उनके बीच की दूरी, तो 0 और 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर, उसका वर्ग कर दो, तो 2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में लिख रखा है, इसका वर्ग कर दिया। अब Q1 के कारण बल किस पे देखना है, Q0 पर। अब देखो ये क्या करेगा, सजातीय आवेश है तो ये प्रतिकर्षित करेगा, देख इसकी दिशा क्या हुई, आई केप के अनुदिश, तो ये दिशा लिख दी आई केप, ठीक है सर। ये Q0 पर Q1 के कारण। अब वही Q0 पर और कौन कौन बल लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, तो 0 पर 2 के कारण बल, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, किसके कारण, 2 के कारण 1 पे। जिनके मध्य बल की कैलकुलेशन करोगे उनको गुणा करो तो दोनों मान समान है, ये भी Q है और ये भी Q है, तो क्या लिख दूं Q²। जिनका गुणा किया है उन्हीं के बीच की दूरी का भाग देना है, तो 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच दूरी कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हुई। 2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया का वर्ग। अब डायरेक्शन Q2 Q0 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, स्वाभाविक है Q2 के कारण Q0 पर बल की डायरेक्शन। अब ये किधर है, इस दिशा में है, यानी अपोजिट टू x। अब अपोजिट टू x है तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, -i केप, क्लियर। अब आ जाओ सब, वही Q0 पर बल किसके कारण, Q3 के कारण, 0 पर 3 के कारण बल, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q0 और Q3 जिनके मध्य बल उनका गुणा, दोनों की मात्रा समान है तो वही क्या लिख दूं Q²। जिनका गुणा किया उनके बीच की दूरी देखो कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच दूरी कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर में और ये स्क्वायर लिख दिया। अब Q3 Q0 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि सभी एक ही प्रकृति के आवेश हैं, यानी या तो सभी धनात्मक हैं या सभी ऋणात्मक हैं, है ना। प्रतिकर्षित करेगा तो इस दिशा में एक्स केप के अपोजिट, तो -x केप यानी -i केप। अब किसके कारण बल और लगना बाकी रहेगा, तो Q0 पर Q1 बल लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा और Q4 भी लगाएगा। तो सब लास्ट Q0 पर Q4 के कारण बल, इसको F04 बोल दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आवेश सब समान है इससे। अब आपने इनका गुणा किया होगा, अब इन्हीं के बीच जिनका मल्टीप्लिकेशन करोगे उन्हीं के बीच की दूरी का भाग देना, कूलम का क्लियर मैसेज है। 2 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर के बीच की दूरी कितनी होती है, 14 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर का स्क्वायर। स्वाभाविक है ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित ही करेगा, सजातीय आवेश है तो यहां भी क्या गया -i के। तो सब अभी तो मैंने प्रत्येक आवेश के कारण Q0 पर जो बल दिखाया है यह है
कूलाम बल है। अब आपसे पूछा एक एक के कारण, आपसे तो इस पर परिणामी बल पूछा। अब परिणामी बल के लिए किसका उपयोग करेंगे आप? अध्यारोपण के सिद्धांत। तो आप अध्यारोपण के सिद्धांत को लाइव देख रहे हैं और बल निकालने को भी देख रहे हैं, यानी कूलाम के नियम का यूज भी। तो सब Q0 पर परिणामी बल है ना, लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है, फिर भी परिणामी बल किससे निकालने? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? जोड़ दो सभी को, यानी 0 1 0 पर 2 के कारण, 0 पर 3 के कारण, 0 पर 4 के कारण। अब मैं एडिशन कर देता हूं, ये सब परिणामी बल। सब में क्या कॉमन आ रहा है? सब में Q² कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है। तो मैंने Q² 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया। आई कैप मैं पीछे की तरफ ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचा? अपॉन 2 × 10⁻²। तो यहाँ बचा 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ आई कैप पीछे ले लूंगा तो ये माइनस छूट जाएगा। यहाँ क्या बचा? -2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ भी माइनस छूट जाएगा, बाकी सब वही यहीं से कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? -1/6 × 10⁻² का स्क्वायर। ऐसे फोर्थ में माइनस छूट जाएगा और अपॉन में क्या जाएगा? -14 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये रह जाएगा सब। अब देखो आई के पीछे कॉमन ले लिया ना, वो जगह नहीं है मेरे पास, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब सब स्पेस आ जाएगी मेरे पास, तो मैं आपको सब क्लियर दिखाई दूंगा। एफ तो Q² 20 × 10⁻6 का स्क्वायर। ये चार्ज तो देखिए है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁹। ये भी लिख दी। ये दो तो कैंसिल हो ही गए। अब बचे ये दो, इसमें भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो मैं माइनस को भी कॉमन ले लूं। अब माइनस को कहां दिखाऊं? तो फिर मेरे को थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, है ना, माइनस को दिखाने के लिए। चलो अलग कलर लेता हूं ताकि आपको ये माइनस दिख जाएगा। ठीक है, ये माइनस दिख गया। अब ये माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया। अब 10⁻² का स्क्वायर, 10⁻² का स्क्वायर, तो 10⁻² का स्क्वायर यानी 10⁻4 बाहर आ गया। समझिए ना, ये 10⁻² का स्क्वायर, ये भी 10⁻² का स्क्वायर। अब 1/6 का स्क्वायर, तो 1/36। माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ प्लस दिखाना पड़ेगा मुझे। 1/14, तो 14 का स्क्वायर 196 का स्क्वायर, ये आई के है ना। तो थोड़ा सा उधर जगह कम है, आप मैं बता देता हूं। वहां जो इस जगह लिख रहा है वो ये लिख रहा है, तो मैंने क्या करा? 10⁻4 कॉमन ले लिया, यानी 6 रह गया, तो 6 का स्क्वायर मैं लिख दिया 36। अगला जो आपको नहीं दिख रहा, वहां भी मैंने 10⁻² का स्क्वायर यानी -4 बाहर दिया, और 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मैंने 196 दिया। स्पेस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैनेज कीजिए, है ना। अब F = नेगेटिव लिख दिया। अब 20 400, ठीक है, 10⁻12 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻4। फाइनल कर देंगे। अभी यहाँ एलसीएम ले लिया अपन ने, 36 × 196, तो यहाँ आ गया 196 + 36 आई के, है ना। अब अप्रोक्सीमेटली फाइनल आंसर की तरफ आने लग गए अपन। माइनस देखो पावर, ये 9 और ये 2 है ना। व्हाइट पेन ले लूं मैं ताकि आपको कैलकुलेशन में दे। ये 2 और ये 9, 11 पॉजिटिव पावर होगी और 12 नेगेटिव है, तो माइनस की 1 बची। पावर ऊपर देखें तो, है ना। 9 4 जा यानी 9 चौक 36, ये 10⁻4 और 10⁻1, तो कितना रह गया ऊपर आने के बाद?
10 की पावर -3 बचा, ऊपर आएगा तो ठीक है सब, बिल्कुल क्लियर दिख गया ना। ये -1 एक पावर काट दी तो -3 अपॉन में बटे में पड़ी है, उसको ऊपर लाएंगे तो स्वाभाविक है माइनस प्लस में। अब इधर आ जाए, है ना, इधर अपने पास ये तो दिख रहा है 36 इंटू 196 आई कैप, है ना। इन दोनों को ऐड करें तो 2 1 और ये 3 232 देख लेना, थोड़ा बहुत ही तो कैलकुलेशन। ये 36 कैंसिल बाय 36, F इज इक्वल टू माइनस, अब 190 231 में 196 का डिवीजन करना है तो 1.14 अराउंड होगा, 10 की पावर -3 आई के। यानी फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, सॉरी माइनस नहीं प्लस से पावर है ना, जो Q0 पर बल है वो कितना है 1.14 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में, माइनस आई केप डायरेक्शन में, यानी एक्स अक्ष के अपोजिट, है ना। तो सब इस सवाल के द्वारा दो चीजें हम सीख सकते हैं। एक तो कूलाम का नियम कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने सीख लिया, एक अध्यारोपण का सिद्धांत हम कैसे काम में लेते हैं वो आपके सामने दिखा दिया, है ना।